तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो मध्यकालीन हमने चालू किया था, शुरू किया था, ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि भारत में जो कलचुरी आए हैं, है ना, भारत में कलचुरी कहाँ से आए? माहिष्मती पहली शाखा रही, पहले जो शासक हुए वो कृष्णराज प्रथम हुए, है ना। उसके बाद छोटी छोटी जगहों पे इनकी अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं थी, है ना। चेदी जनपद में आए तो चेदी नरेश कहलाए। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आए तुम्बाड़ वाले हिस्से में आए, है ना, वहां पे शासन किया इन्होंने। उसके बाद हमने देखा कि मुग्धतुंग ने यहाँ पे आक्रमण करके चले गए, ठीक। उसके बाद मुग्धतुंग, युवराज देव, लक्ष्मण राजदेव, ये सारे शासकों को हमने देखा था, ठीक है। फिर जब एक शासक आते हैं कोकल द्वितीय, है ना, कोकल द्वितीय आते हैं, उनके 18 पुत्रों में से एक पुत्र रहते हैं कलिंगराज। 18 पुत्रों में से एक पुत्र कौन रहते हैं? कलिंगराज। और वही क्या करते हैं 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल में नींव रखते हैं, यहां के शासक को पराजित करके छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की, ठीक। तो हमने कलिंगराज का शासन देख लिया था, उसके पश्चात उनके पुत्र कमलराज का शासन देख लिया था, ठीक है। गुड इवनिंग सबको, है ना। उसके बाद हमने तीसरा शासक देखा था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है रत्नदेव प्रथम, है ना। 3 शासक हमने देख लिया था। यही रत्नदेव प्रथम के समय में जो कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी तुम्बाड़, वहां से रत्नदेव ने राजधानी परिवर्तित करके क्या कर दिया था? रतनपुर कर दिया था, है ना। वो कथा भी हमने सुन लिया था जो एक किंवदंती है, ठीक है। रतनपुर में महामाया देवी का मंदिर बना, ठीक है। रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा मिली, ठीक। फिर जो रत्नदेव है उनके शासन का अंत कैसे हुआ था? राजेंद्र चोल जो दक्षिण के चोल वंशी शासक थे, उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। और आक्रमण में एक कलचुरी शासक की मृत्यु हो जाती है, एक कलचुरी शासक की मृत्यु हो जाती है। तो कलचुरी शासक तो वही थे ना, रत्नदेव प्रथम थे। और इस चीज को जो इतिहासकार हैं अमलानंद घोष जी, है ना, वो इस चीज को सिद्ध करते हैं कि जो कलचुरी शासक की मृत्यु हुई थी राजेंद्र चोल के साथ युद्ध में, वो कौन थे? रत्नदेव प्रथम थे। तो 3 शासकों के बारे में हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद चौथा शासक यहां से देखेंगे, कलचुरी लंबा चलेगा ना, और इससे क्वेश्चन मेंस हो, प्री हो, कोई सा भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, अगर 10 क्वेश्चन भी आने हैं छत्तीसगढ़ से किसी भी एग्जाम में, तो कलचुरी से क्वेश्चन आना गारंटेड कंफर्म है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे एक बार पूरे शासकों के बारे में जानकारी समझ आ जाएगी, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक। तो चौथे शासक कौन आ गए? पृथ्वीदेव प्रथम। प्रथम द्वितीय को ध्यान में रखना, ठीक है। रत्नदेव प्रथम आए, फिर उसके बाद उनके पुत्र कौन आए? पृथ्वीदेव प्रथम। ये कौन थे? रत्नदेव प्रथम के पुत्र थे, ठीक है। इनका एक अन्य नाम था, है ना, एक अन्य नाम था, नाम क्या था? पृथ्वी ख्रे। पृथ्वी ख्रे, ख्रे लिखना, ख्रे ख्रे, ठीक है। पृथ्वी ख्रे था। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? राजल्ला, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? राजल्ला, राज आधा ला पूरा ला, ठीक है। और रत्नदेव की पत्नी का नाम क्या था? नोनल्ला, है ना। रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? नोनल्ला। और उसके पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या है यहाँ पे? राजल्ला है, ठीक है। ये 3 चीज समझ आई। रत्न प्रथम का पुत्र था, अन्य नाम है एक पृथ्वी ख्रे, और इनकी पत्नी कौन है? राजल्ला है, ठीक है। इनके 2 ताम्रपत्र मिलते हैं, ठीक है। कितने? 2 ताम्रपत्र, 2 ताम्रपत्र, ठीक है। उसमें से पहला जो है सॉरी, इसको अभिलेख लिख लेना, या ताम्रपत्र भी रहने दो, ताम्रपत्र ही है, ठीक है। देखो, अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन रहे कि सर अभिलेख बताए थे,
ताम्रपत्र सॉरी शिलालेख बताए थे, ताम्रपत्र बताए थे कि कास्ट लेख बताए थे कि कुछ और लेख बताए थे। तो अगर कंफ्यूजन रहे तो आप अभिलेख लिख देना, अभिलेख में सारी चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभिलेख लिख दोगे। लेकिन यहाँ पे ताम्रपत्र है, 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए इनके, ठीक है। पहला जो है वो है रायपुर ताम्रपत्र, रायपुर से प्राप्त हुआ है और इसकी तिथि है 1059 ईस्वी, 1059 1069 है ना। जो दूसरा ताम्रपत्र है वो है आमोदा ताम्रपत्र, आमोदा, ठीक है। इसकी तिथि है 1079 ईस्वी, 179 ईस्वी, सॉरी 1079 ईस्वी। रायपुर ताम्रपत्र की तिथि है 1069 69 1069 है ना। और आमोदा ताम्रपत्र की 179 1079 ईस्वी, ठीक है। अब देखना ये जो रायपुर ताम्रपत्र है ना, इसमें इनकी उपाधि जो मिलती है महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ठीक है। रायपुर ताम्रपत्र में उपाधि क्या मिली है इनकी, महामंडलेश्वर। और ये आमोदा ताम्रपत्र है, इसमें इनकी उपाधि मिली है समाधि गताशेष, समाधि गताशेष, गताशेष पंच महाशब्द, ठीक है। समाधि गताशेष पंच महाशब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रायपुर ताम्रपत्र में उपाधि क्या मिल रही है, महामंडलेश्वर। आमोदा ताम्रपत्र में उपाधि क्या मिल रही है, समाधि गताशेष पंच महाशब्द। समाधि गताशेष पंच महाशब्द एक साथ है ना, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो हम लोग लाइव कमेंट पढ़ते रहते हैं, ठीक है। लाइव चैट ओपन रहता है, बीच बीच में देखते रहते हैं, तो आपको कुछ भी रहता है तो कमेंट करना, ठीक है। ग्रुप में नहीं करना, जब लाइव क्लास चलते रहती है तो आपको जो यूट्यूब में जो चैट बॉक्स ओपन रहता है आपको वहीं पे करना है, ठीक है। चलिए ये 2 चीजें देख लिए है ना। अब ये क्या करते हैं, अब भाई शासक बन गए, ठीक है। लेकिन शासक बनने से पहले ये क्या थे, ये त्रिपुरी के सामंत थे। शासक बनने से पहले त्रिपुरी किसका है, कलचुरियों का है ना, तो त्रिपुरी के सामंत थे, है ना। त्रिपुरी में तो मुख्य शाखा है, इसको काट देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना। पूर्व में क्या थे ये, त्रिपुरी के सामंत थे, ठीक है। चलिए अब देखना, अब ये शासक बन गए कहां के, दक्षिण कोशल के। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये उड़ीसा जीतते हैं, है ना। उड़ीसा में आक्रमण करते हैं, उड़ीसा को जीत लेते हैं और उपाधि धारण क्या करते हैं, सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति। आप लोग एक काम करना, सकल कोसलाधिपति का अर्थ क्या होता है, 21,000 ग्रामों का स्वामी, ग्रामों का स्वामी। आप लोग एक काम करना, जैसे जैसे ये आपको कलचुरी काल तक ही मिलेगा, है ना, मध्य काल तक ही मिलेगा। और प्राचीन छत्तीसगढ़ में उतना नहीं है। जितनी भी उपाधियां है ना, आप शुरू से लेके उपाधि को लिखना और कौन से राजा को कौन कौन सी उपाधि मिली है करके, नहीं तो बाद में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कर लेना। क्या मिला इन्होंने उड़ीसा जब जीता तो उपाधि इन्होंने क्या धारण की, सकल कोसलाधिपति। इसका अर्थ क्या होता है, 21,000 ग्रामों का स्वामी। क्या अर्थ होता है इसका, 21,000 ग्रामों का स्वामी होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, इनके पिता कौन थे, रत्नदेव प्रथम थे। उन्होंने क्या किया था, जो तुम्माड़ में बंकेश्वर शिव मंदिर है ना, तुम्माड़ में क्या था, बंकेश्वर मंदिर था, बंकेश्वर महादेव का मंदिर था। तो इन्होंने क्या किया, मंदिर तो बन गया, ये बहुत बड़े भक्त थे बंकेश्वर शिव के, है ना। बंकेश्वर शिव मंदिर के ये क्या थे, ये भक्त थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे चतुंस्किका, अच्छे से लिखना, चतुन, ऊपर में डॉट रहेगा, बिंदु है ना, चतुंस्किका, चतुंस्किका,
चतुष्की का बनवाया है ना, निर्माण करवाया। अब ये चतुष्की का क्या है, ये मंडप है ना, 4 खंभों वाला क्या है, ये मंडप है ये, ठीक है, मंडप है 4 खंभों वाला। चार खंबे, समझ गए। मंदिर किसने बनवाया था, पिता रत्नदेव प्रथम ने। उसमें मंडप का निर्माण क्यों करवाया, किसने करवाया, पृथ्वीदेव प्रथम ने। उसका नाम क्या है, चतुष्कीका, चतुष्कीका, ठीक है। मंडप है वो, 4 खंबे है उसमें। और यहीं पे तुम्बाड़ में ही एक चीज और बनाई इन्होंने, अपने नाम से एक मंदिर बनवाया। क्या नाम रहेगा, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर, देवेश्वर मंदिर, ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनवा लिया। अब ये तो तुम्बाड़ में बनवाया है ना। अब रतनपुर में भी इन्होंने कुछ काम किया है, क्योंकि यहाँ पे राजधानी क्या हो चुकी थी, रतनपुर हो चुकी थी। तुम्बाड़ में जो इन्होंने बनवाया वो तो पिता प्रेम के कारण बनवाया ना। पिता ने एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर में बचपन से पूजा करता था, ठीक है, तो उस भगवान से इसका अटैचमेंट हो चुका था। तो उस मंदिर में इसको सूझा कि कुछ मैं यहाँ पे विशेष कार्य करवाऊं, तो इसने चतुष्कीका करके 4 मंडप 4 खंभों वाला एक मंडप का निर्माण करवाया। और तुम्बाड़ में इसने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनवाया। और रतनपुर में इसने क्या किया, रतनपुर में एक विशाल सरोवर बनवाया, जो कि अभी भी है, विशाल सरोवर, ठीक है। रतनपुर में इसने क्या बनवाया, एक विशाल सरोवर बनवाया। कोई अगर रतनपुर जाएगा तो उसको पता होगा, ठीक है, यहां तक ठीक। अब एक चीज और बनवाई इसने, बहुत विशेष रूप से, है ना, चित्तौड़गढ़, अच्छे से समझना है ना, चित्तौड़गढ़, ब्रैकेट में लिखना लाफागढ़, चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला निर्माण बनवाया इन्होंने। और ये कहां पे है चित्तौड़गढ़ किला, महिषासुरमर्दिनी मंदिर किसने बनवाया था, कलिंगराज ने, कलिंगराज ने बनवाया था। वो कहां पे था, चैतुरगढ़, जो चैतुरगढ़ है वही चित्तौड़गढ़ है, जो चैतुरगढ़ है वही चित्तौड़गढ़ है। तो ये जो चैतुरगढ़ है वहां पे तो बना हुआ है मंदिर, और वहां पे इसने क्या बना, इसने किला बनवाया है। कलिंगराज ने क्या बनवाया था, उन्होंने मंदिर बनवाया था, महिषासुरमर्दिनी माता का मंदिर। इन्होंने क्या बनाया, चित्तौड़गढ़ किला या लाफागढ़ किला, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 प्रवेश द्वार हैं, 3 प्रवेश द्वार हैं, है ना, 3 प्रवेश द्वार है। बकायदा नाम से पूछते हैं कि ये वाला नाम कौन से किले का है, या फिर पूछेंगे कि कितने किले हैं, कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला लिखना मेनका दरवाजा, क्या है, मेनका दरवाजा। दूसरा है हुंकार दरवाजा, हुंकार कहीं कहीं पे आपको हुंकारा लिखेगा, लेकिन आपको हुंकार ही लिखना है ना, हुंकार दरवाजा। तीसरा है यहाँ पे सिंह द्वार, सिंह द्वार, ठीक है। चलिए ये किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन, हाँ, तो चित्तौड़गढ़ कहाँ पे देखे भाई, कोरबा में देखे ना, कोरबा में है, लाफागढ़ जमींदारी में है, ठीक है, लाफागढ़ जमींदारी में, सॉरी लाफागढ़ बोल रहा हूँ, कोरबा में है, कटघोरा तहसील में है, ठीक है, कटघोरा में, ठीक। तो हमने पृथ्वीदेव प्रथम का देख लिया। देखो एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, रत्नदेव के मृत्यु के पश्चात पृथ्वीदेव प्रथम उसका पुत्र शासक बना, ठीक है। उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, रत्नदेव प्रथम ने कहां पे छोड़ा था, 1065 में। तो पृथ्वीदेव का कहां से चालू होगा, 1065 से आगे, 1065 से 1090। हमने क्या देखा, प्रथम वाले शासक का 20 वर्ष, फिर उसके बाद वाले का 25 वर्ष, फिर तीसरे वाले का 20 वर्ष, फिर चौथे वाले का 25 वर्ष, 1065 से 1090, ठीक है। चलिए नाम क्या था,
पृथ्वीक्रय। पूर्व में क्या था, जो त्रिपुरी, जो कलचुरियों की मुख्य शाखा है त्रिपुरी, है ना, वहां का ये सामंत था। इसके दो ताम्रपत्र मिलते हैं, रायपुर ताम्रपत्र 1069 ईस्वी और आमोदा ताम्रपत्र 1079 ईस्वी। रायपुर ताम्रपत्र में उपाधि क्या मिलती है, महामंडलेश्वर। आमोदा ताम्रपत्र में समाधि गता शेष पंचमहाशब्द। ठीक है, इन्होंने उड़ीसा जीत लिया। उड़ीसा जीतने के बाद इन्होंने एक और उपाधि धारण की, सकल कोसलाधिपति की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कि इनके पिता ने बनवाया था तुम्माड़ में बंकेश्वर मंदिर, उस पे इन्होंने चतुंस्किका का निर्माण करवाया, जो कि एक मंडप है 4 खंभों वाला। ठीक, उसके बाद वहीं पे पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। रतनपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। ठीक है, और उसके बाद कोरबा, कोरबा में क्या करवाया, चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसमें 3 द्वार हैं। एक है हुंकार दरवाजा, एक क्या है मेनका दरवाजा, और तीसरा है सिंह द्वार। ठीक है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, फटाफट करना है ना, मतलब समझ तो आ रहा होगा, क्योंकि इजी इजी ही है, कोई यहां से अब घुमाने वाला चीज नहीं है। वो जो भी था वहां पे था, जहां पे थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, चलिए अब 5वां शासक कौन आ जाएगा, रिपीट होएगा ना ये, जैसे रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्लदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्लदेव, ये 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, रत्नदेव 3 बार आएगा और जाजल्लदेव, पृथ्वीदेव 2-2 बार आएंगे। ठीक है, रत्नदेव 2 बार आएगा, जाजल्लदेव, पृथ्वीदेव कितनी बार आएंगे, 2-2 बार आएंगे। रत्नदेव 3 बार आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5वें नंबर का शासक कौन आ जाएगा 5वें नंबर का शासक आ जाएगा यहाँ पे जाजल्लदेव प्रथम। जाजल्लदेव प्रथम। ठीक है, इसका राज्यवर्ष कब से कब तक रहेगा, 1090 से 1120। ठीक है, 30 वर्ष का आ गया। पहला शासक आया जिसका 30 वर्ष का आ गया। अभी तक क्या थे, 20-25 आ रहे थे ये लोग। ठीक है, 20-25 आ रहे थे। अब ये कौन थे, ये पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र थे, है ना, पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नदेव की पत्नी का नाम नोनल्ला, है ना, प्रथम की, पृथ्वीदेव प्रथम की राजल्ला। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था लाछल्ला, है ना, लाछला था, सॉरी, ला लिखना, आधा चा और एक पूरा छा, उसके बाद आधा ला और पूरा ला, लाछल्ला। ठीक है, लाछल्ला देवी। ठीक, पृथ्वी प्रथम के पुत्र थे, पत्नी का नाम था लाछल्ला देवी। और ये क्या है, ये जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होंगे, है ना, सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी शासक। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली रहेंगे। ठीक यहां तक समझ आया सबको, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ नहीं में कुछ में भी। ठीक, चलिए अब इसके बाद इनका एक रतनपुर अभिलेख है। ठीक है, रतनपुर अभिलेख है। अब ये रतनपुर अभिलेख में क्या है, रतनपुर अभिलेख किसका है, जाजल्लदेव प्रथम का। ठीक है, इन्होंने जो राज्य जीते थे, है ना, जाजल्लदेव प्रथम ने जो राज्य जीते थे। ठीक है, तो जीते हुए जो राज्य थे इनके द्वारा, है ना, जीते जो राज्य थे, ठीक है, उनका वर्णन है। जो जो राज्य इन्होंने जीता था उनकी जानकारी कहां पे है, रतनपुर अभिलेख में है। रतनपुर अभिलेख में क्या है, जो जो राज्य इन्होंने जीता था। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी एक राज्य का नाम लिख के पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखना खिमड़ी, खीमीड़ी,
खिमड़ी है आंध्र में, ठीक है, खिमड़ी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक। लांजी, लांजी है ना, ये कहाँ पे है, सॉरी लांजी नहीं लिखना, लंजिका लिखना, लंजिका है ना, वर्तमान में क्या है इसका नाम, लांजी। और ये कहाँ पे है, बालाघाट में है ना, और बालाघाट कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। वर्तमान लांजी है, लंजिका है ना। तो पहला जो 6 राज्य उन्होंने जीता था, खिबड़ी था, खिमड़ी कहाँ पे है, आंध्र में। लंजिका कहाँ पे है, जो भी वर्तमान में लांजी के नाम से जाना जाता है, वो है बालाघाट, मध्य प्रदेश में है। तीसरा जो राज्य है वो है वैरागर, वैरागर, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक और जगह है, ठीक है, भाणार, भाणार, अभी का भंडारा, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक पांचवी जगह है दंडकपुर, दंडकपुर ये कहाँ पे है, बंगाल में है ना, ये कहाँ पे है, बंगाल में है। हो गया। 2 और जगह लिखना, कुक्कुट, कुक्कुट लिखना, ठीक है। एक जगह क्या लिखोगे, कुक्कुट लिखोगे, एक लिखोगे नंदवाली, है ना, नंदवली या फिर नंदावली, नंदवली सॉरी नंदावली लिखना, ठीक है, कुक्कुट या फिर नंदावली। इतनी जगह हो गई। खिमड़ी देखा हमने आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लंजिका हमने देखा बालाघाट मध्य प्रदेश में, जिसको अभी जानते हैं लांजी के नाम से। 2 जगह हो गई। उसके बाद वैरागर, महाराष्ट्र में वैरागर, ठीक है। महाराष्ट्र में एक और जगह क्या है, भाणार, भंडारा सबने सुना होगा, ठीक है। चलिए, चौथी जगह है दंडकपुर, मैंने बंगाल लिख दिया है लेकिन आप उसको पश्चिम बंगाल लिख लेना, ठीक है। 5 जगह हो गई। चौथी है कुक्कुट, छठवीं है कुक्कुट, 7वीं है नंदावली, ठीक। इसके अलावा अच्छे से सुनना, यहाँ पे तलहारी, तलहारी क्षेत्र। अब ये तलहारी क्षेत्र आगे भी आएगा तो इसको ध्यान से सुनो। जो तलहारी क्षेत्र है कहाँ पे किसको कहा जाता था, रायपुर, है ना, रायपुर और बिलासपुर, रायपुर और बिलासपुर का जो बीच वाला हिस्सा था ये क्या था, मल्हारी तो था, ठीक है। रायपुर और बिलासपुर के जो मध्य वाला हिस्सा था मल्हार था, और यही मल्हार क्या कहलाता था, तलहारी क्षेत्र कहलाता था। यही मल्हार क्या कहलाता था, तलहारी क्षेत्र कहलाता था। और ये मल्हार में ना सबसे पहले शासन किसने किया, जाजल प्रथम ने, है ना, यही है सबसे पहले। इससे पहले मल्हार में कोई शासक नहीं था, डायरेक्ट कोई शासक नहीं था कि जो मल्हार में शासन करे, है ना। तो कौन था यहाँ पे पहला शासक जो आया, वो जाजल प्रथम आया। पहला शासक जो आया वो कौन आया, जाजल प्रथम आया, ठीक है। कहाँ पे, तलहारी क्षेत्र। तलहारी क्षेत्र कौन सा है, मल्हार। मल्हार कहाँ पे है, बिलासपुर और रायपुर का बीच वाला हिस्सा है। हालांकि बिलासपुर में ही आता है, ठीक है, बट उस समय वो दोनों का बीच वाला जो हिस्सा था वो मल्हार या तलहारी क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। यहां तक की जानकारी किसकी थी, जाजल प्रथम की। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है तो जानकारी भी अधिक होगी। ये तो बस ये राज्य इन्होंने जीते थे। अब राज्य इन्होंने जीते थे तो यहाँ के जो शासक थे, है ना, यहाँ के जो शासक थे ये क्या करते थे, जाजल देव को क्या करते थे, वार्षिक कर देते थे, वार्षिक कर देते थे। कर देते थे, कुछ कर नहीं देते थे, वार्षिक कर देते थे, ठीक है। वार्षिक कर, कुछ राशि देते थे जो पूरे 1 साल का होता था, जो अनुबंध होता था, ठीक है। बोर कोई नहीं होना, कलचुरी 1-2 दिन में खत्म नहीं होगा, लंबा चलेगा, ठीक है।
तो कुछ कुछ शासक करके चलेंगे। अगर दो तीन चीजें बता के चलूँ तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चीजें जितनी भी हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चलूंगा। आज मेरे ख्याल से दो तीन ही शासक हो पाएंगे, है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा चीज है। इन्होंने ये सारी चीजें जीत ली, इतने सारे राज्य जीत लिए थे। अब देखो कहाँ कहाँ पे आंध्र प्रदेश भी आ गया, और ये शासन करते हुए कहाँ पे बैठा है, दक्षिण कौशल में, ठीक है। इसने आंध्र, दक्षिण कौशल का दक्षिणी हिस्सा भी इसने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। मध्य प्रदेश मतलब पश्चिमी हिस्सा भी ले लिया। वहां पे ऑलरेडी कहाँ त्रिपुरी वहां पे ऑलरेडी है, त्रिपुरी के गलचुरी, ठीक है, लेकिन इसने बालाघाट वाला हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया। वैरागर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दो दो जगह ले लिए। बंगाल तक चले गए ये, ठीक है। रतनपुर में है, ऊपर वाले हिस्से में भी जा रहा है ये, ठीक है, बिलासपुर में। यहां तक सबको समझ आया। इन शासकों से ये वार्षिक कर लेता था। नाम क्या है, रत्नदेव प्रथम, सॉरी जाजलदेव प्रथम। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है ना, जो आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है। ये कहानी आपको पता भी होगा, जो मैंने आपको पहले बता चुका है, वो दो महीने वाली क्लास में, ठीक है। देखो बस्तर, ठीक है, चक्रकोट कहा जाता था उस समय। चक्रकोट बस्तर को कहा जाता था, ठीक है। चक्रकोट किसको कहा जाता था, बस्तर को कहा जाता था। वहां पे राज्य था छिंदक नागवंश का, ठीक है। तो छिंदक नागवंशी शासक थे एक। नाम क्या था, छिंदक नागवंशी शासक का नाम क्या था, सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव। और इसमें साइड में लिखना प्रथम, बुक में दिया नहीं रहता है, ठीक है। दो सोमेश्वर देव आएंगे, दोनों को एक ही ले लेते हैं। क्या लिखना है आपको, सोमेश्वर देव प्रथम है, छिंदक नागवंशी शासक है। कहाँ के शासक हैं, चक्रकोट के, ठीक है। अब जब इसने देखा है, ज्ञान देते हैं सर, मेरे को क्या ज्ञान देते हो, चलो ठीक है। चक्रकोट बस्तर में छिंदक नागवंशी शासक है सोमेश्वर देव प्रथम। अब जब ये देख रहा है ना, इसने क्या किया, जब दक्षिण कौशल में राजधानी में, है ना, जब जाजलदेव नहीं था, जब जाजलदेव नहीं था, तो इसने क्या किया, इसने आक्रमण किया। आक्रमण किया, जाजलदेव था नहीं, तो क्या करेगा, जीत ही जाएगा ना। और दक्षिण कौशल के जो कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्से केवल, है ना, पूरा नहीं, अपने अधिकार में ले लिया। अधिकार भी लिख देता हूं, ठीक है। इसने क्या किया, आक्रमण किया दक्षिण कौशल में, राजधानी में, और बहुत ही भयानक टाइप का आक्रमण किया था। पता था जाजल प्रथम है नहीं, तो जितनी भी तबाही मचाना है मचा लेते हैं करके, ठीक है। तो भयंकर तबाही मचाई इसने, कहाँ पे, दक्षिण कौशल में आके, विशेषकर राजधानी में, ठीक है। और इसने दक्षिण कौशल के कुछ हिस्सों को, मुख्य राजधानी में भी नहीं गया था, है ना, तो कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक। ये घटना समझ आई। ये घटना यहां से नहीं चालू होगी, बुक में आप देखोगे तो वहां पे डायरेक्ट रहेगा कि जाजलदेव सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन शुरुआत किसने की थी, सोमेश्वर देव प्रथम ने, ठीक है। कुछ हिस्सों को इसने हथिया लिया। उसके बाद जब जाजल वापस आता है ना, जब जाजलदेव वापस आते हैं, अच्छा, ये वर्णन कहां पे मिलता है कि सोमेश्वर देव ने आक्रमण किया था, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव ने जो आक्रमण किया था, ये उल्लेख कहां पे है, कुरुसपाल शिलालेख। कुरुसपाल शिलालेख, ठीक है। स्रोत क्या है इस आक्रमण का, कहां से जानकारी मिल रही है, कुरुसपाल शिलालेख। और यह है किसका, ये सोमेश्वर देव का है,
ठीक है, सोमेश्वर देव ही तो अपने वर्णन के बारे में बताएगा ना। ये बोल रहा है कि मैं सोमेश्वर देव प्रथम, है ना, कहाँ पे, कुरुषपाल शिलालेख से ये बता रहा हूँ कि मैंने आक्रमण किया था जाजलदेव प्रथम पे, जो उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था कलचुरी राजवंश का छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जाजलदेव प्रथम आएंगे। ठीक है, जाजलदेव प्रथम आएंगे। अब ये क्या करेंगे, बदला लेंगे ना। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, आक्रमण किसके ऊपर, सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर। ठीक है, आक्रमण करने के बाद क्या होगा, ये तो एक तो पराजित हो जाएंगे, ये सोमेश्वर देव प्रथम पराजित भी हो जाएंगे, और सब कुछ तहस नहस हो गया था इनका, सब कुछ। उसके बाद भी क्या किया जाजल देव ने, जो सोमेश्वर देव का जो परिवार था ना, परिवार और मंत्री जितने भी राजपाट सब चीज जो था, है ना, सबके सहित सबको कैद कर लिया था इन्होंने। अब कर आक्रमण। ठीक है, काय के लिए मरने गया था, जब पता है इतने जगहों को जीत चुका है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, तो क्या जरूरत थी वहां पे आक्रमण करने की। ठीक, तो जब जाजलदेव आक्रमण करते हैं सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर, उनको पराजित कर देते हैं। ठीक है, और पराजित करने के बाद परिवार को, पूरा परिवार सहित पूरे जितने भी मंत्री थे, जितने भी इनके लोग थे, है ना, सबको कैद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो सोमेश्वर देव प्रथम है, इनकी माता है, ठीक है, इनकी माता का नाम है गुंड महादेवी, गुंड महादेवी। ठीक है, गुंड महादेवी। ये गुंड महादेवी क्या करती हैं, ये आग्रह करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, आग्रह करती हैं। आग्रह किससे करेंगी, जाजल प्रथम से। ठीक है, आग्रह करती है, निवेदन करती है, अनुग्रह करती है। ठीक है, क्या चीज को लेके, कि मेरे परिवार को मुक्त कर दो। ठीक है, तो इनके आग्रह से जो जाजल देव है वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये पूरे परिवार को ये मुक्त कर देते हैं। ठीक है, मुक्त कर देते हैं, जितने भी लोगों को ये कैद किए रहते हैं सबको मुक्त कर देते हैं। ठीक, कहानी समझ में आ गई यहाँ तक, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, पहले इतने राज्य को जीत लिया था, उसके बाद चक्रकोट, बस्तर ये भी जीत चुके थे, है ना। उसके बाद अभी जीत का क्रम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज जीतेंगे, इन्हीं की जानकारी सर्वाधिक है, उसके बाद की थोड़ी थोड़ी है। ठीक, अब एक सुवर्णपुर, है ना, सुवर्णपुर, सोनपुर कहलाता है ना, सुवर्णपुर या सोनपुर लिख लेना आप लोग। वहां के शासक थे भुजबल। शासक कौन थे, भुजबल। ठीक है, अब ये जो भुजबल थे, ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, जाजलदेव प्रथम का हर चीजों में विरोध करते थे। ठीक है, जो भी उनकी नीतियां होती थी, प्रजा को लेके उनकी जो भी एक समझाइश होती थी, है ना, जो भी जैसे अभी के टाइम पे स्कीम चलता है, योजना, जो भी चीजें होती थी, जो उनके अनुबंध होते थे, जिनसे संधियां होती थी, तो उस टाइम जमींदारी का काम था, जमींदारी वाला क्षेत्र था। तो ये क्या करते थे, भुजबल जो था, स्वर्णपुर भुजबल जो उड़ीसा का शासक था, उस जमींदारियों को भड़काता था, और हमेशा क्या करता था, अरे मजाक कर रहा था, मेरे को ही पता है। ठीक है, चलिए, तो भड़काया करता था जमींदारियों को। किसके अगेंस्ट भड़काता था, जाजलदेव प्रथम के अगेंस्ट भड़काता था कि नहीं, ये शासक सही नहीं है, ठीक है, इसकी नीतियां सही नहीं है।
ठीक है, सभी जमींदारियों को भड़काता था ताकि सबके सब किसके विरोध में आ जाए, जाजलदेव प्रथम के। तो जब इसका पता चलता है किसको, जाजलदेव प्रथम को, तो वो आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, भुजबल के ऊपर। और आक्रमण करने के बाद क्या है, कौन जीतेगा, सबको पता है ना, भुजबल क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। ठीक है, सबके ऊपर आक्रमण करते करते इसके भी ऊपर आक्रमण ले ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे भुजबल आक्रमण इसको क्या करते हैं, आक्रमण के बाद गद्दी से उतार देते हैं, है ना, गद्दी से हटा देते हैं। कहाँ की गद्दी से, सुवर्णपुर की। ठीक है, देख रहे हो कितना एक छत्र राज चल रहा है, सब जगह कौन है, जाजलदेव प्रथम है। सुवर्णपुर उड़ीसा, उसी के घर में उसके ऊपर आक्रमण करके उसको ही गद्दी से नीचे उतार दिया। ठीक है, यहां तक हो गया समझ। अब देखना, अब जब इसकी खबर किसको लगती है, आपने एक नाम सुना होगा, जब वाण वंश का अंत हुआ था, ठीक है, तो उड़ीसा से कौन आया था आक्रमण करने के लिए, कलिंग वाला क्षेत्र हथियाने के लिए, गंग वंश का अनंत वर्मन चूर्णगंग, है ना। तो यहां पे अनंत वर्मन चोड़गंग या चूर्णगंग जो भी लिख सकते हो, है ना, ये कौन था, उड़ीसा का शासक था। अब देखो ये उड़ीसा का शासक था, तो अब यहाँ पे जाजलदेव प्रथम ने किसको पराजित किया है, स्वर्णपुर उड़ीसा के शासक भुजबल को। ठीक है, तो ये क्या करता है अनंत वर्मन चूर्णगंग वापस से स्थापित कर देता है किसको, भुजबल को। भुजबल को ये क्या कर देता है, स्थापित कर देता है पुनः। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो काम में आड़ा कौन आ रहा है, काम में आड़े कौन आ रहा है, भुजबल ने काम किया था भड़काने का प्रजा को, जमींदारियों को। उसके जवाब में जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था, उस पर आक्रमण करके उसको सिंहासन से सत्तारूढ़ कर दिया। लेकिन जो ये अनंतवर्मन चोड़गंग है, इसने क्या किया, वापस से भुजबल को उसकी गद्दी पर बिठा दिया, अपनी सेना के दम पे, अपनी ताकत, अपनी शक्ति के दम पे। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, यहीं से चालू होगा कि चोड़गंग वर्सेस क्या है, कलचुरी। यहां से दुश्मनी प्रारंभ होती है ना, किसकी दुश्मनी प्रारंभ हो गई यहां से, कलचुरियों की और गंगवंशियों की। ठीक है, गंगवंशियों की और कलचुरियों की यहां से दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक, यहां तक कहानी सबको समझ आई, बताओ किसको किसको नहीं आया, शत्रुता यहां से प्रारंभ हो गई। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो जाजलदेव प्रथम आया, है ना, शक्तिशाली शासक है, इसने बहुत सारे राज्य जीते। वहां के जो शासक थे पुराने वाले, वो इनको वार्षिक कर दिया करते थे। ठीक है, फिर चक्रकोट का छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम इनकी अनुपस्थिति में इनके राज्य पर आक्रमण करता है दक्षिण कौशल में। ठीक है, और कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में ले लेता है। फिर जब ये आता है वापस, जाजलदेव प्रथम जब वापस आते हैं अपने राज्य में, तो ये स्थिति को देख के, है ना, बदला लेने के लिए इनके ऊपर, इनकी राजधानी जो चक्रकोट इनका राज्य था, बस्तर वाला क्षेत्र चक्रकोट कहलाता था, वहां पे आक्रमण करते हैं और इनको पराजित करके पूरे परिवार सहित इनको बंदी बना लेते हैं। फिर जो सोमेश्वर देव प्रथम की जो माता है गुंड महादेवी, है ना, उनके अनुरोध पे, उनके विनय पे, अनुग्रह पे ये थोड़ा सा प्रभावित होके छोड़ देते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की घटना सबको समझ आई थी। और जो क्या बोल सोमेश्वर देव प्रथम जो आक्रमण करते हैं उनकी जानकारी मिलती है कुरुषपाल अभिलेख से, और जो जाजल देव आक्रमण करते हैं चक्रकोट पे, है ना, सोमेश्वर देव प्रथम में, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, रतनपुर अभिलेख से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भुजबल जो स्वर्णपुर सोनपुर उड़ीसा का शासक है, वो जो जमींदारियों को भड़काते थे इनके विरुद्ध, है ना, उन पर आक्रमण करके उनको भी परास्त कर दिया, गद्दी से हटा दिया। फिर उसके बाद अनंतवर्मन चोड़गंग जो कि गंगवंशी नरेश है, वो वापस आके भुजबल को पुनः स्थापित कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पे, स्वर्णपुर उड़ीसा में। उसके बाद
देखो जाजल देव का लंबा इसके लिए है कि पहले ही बोल दिया ना भाई सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी एक फिर से एक बहुत बड़ी विशेष घटना घट रही है। अब ये क्या हो गए थे, बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, है ना, इनकी कीर्ति, है ना, इनकी कीर्ति में वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, इनकी शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, साम्राज्य बहुत विस्तार हो चुका था, साम्राज्य का बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। ठीक है, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ चुकी थी इनकी। समझ रहे हो ना, कहानी जो बता रहा हूं मैं, कहानी ही है सारी चीजें, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, कहानी बता रहा हूं। ठीक है, ये सब चीज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, मैं बता नहीं पा रहा हूं उतना ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तो इसने क्या सोचा, इसने सुअवसर देख के सुअवसर देख के क्या किया इन्होंने, अभी तक क्या है, त्रिपुरी में मुख्य शाखा है कलचुरियों की, समझ आ रहा है ना, त्रिपुरी से तो आए दक्षिण कौशल में, तो त्रिपुरी में मुख्य शाखा है अभी कलचुरियों की। तो इसने क्या किया, सुअवसर देखकर कलचुरी, जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं, ठीक है, त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं, उनकी अधिसत्ता, उनकी अधीनता अस्वीकार्य कर दी। समझ गए, इन्होंने क्या किया कि जो त्रिपुरी के कलचुरी है उनकी प्रमुखता, है ना, उनकी अधीनता, या क्या कह सकते हैं, प्रभु सत्ता कह सकते हैं ना, सीधा सीधा प्रभु सत्ता ही लिखना, प्रमुखता या फिर प्रभु सत्ता, है ना, क्योंकि अभी उनके नीचे थे ये, है ना, उनके अंडर में थे, उनकी प्रभु सत्ता अस्वीकार्य कर दी। ठीक है, अस्वीकार्य कर दी। और क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। समझ रहे हो क्या हुआ है यहाँ पे, इसने कह दिया कि हम नहीं अब त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन, हम अलग से हो गए, हमारी एक अलग राजधानी हो गई, हम एक अलग राजवंश हो गए, हमारी अब मुख्य शाखा जो है वही है, क्या है, दक्षिण कौशल है, यही के कलचुरी है हम, त्रिपुरियों से लेना देना नहीं है। अब त्रिपुरियों को कोई जवाबदेही नहीं रहेगा, त्रिपुरियों से कुछ विचार विमर्श नहीं रहेगा, उनके किसी भी आज्ञा का पालन नहीं रहेगा, ना उनसे किसी भी चीज को करने से पहले उनकी परमिशन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसने की है, जाजलदेव प्रथम ने। अगर किसी चीज को मैं बार बार या थोड़ा सा मोटे आवाज में बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आगे आएंगी और, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि भैया हम नहीं हैं अब त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन। ठीक है, अब इन्होंने घोषणा कर दी, तो घोषणा करने के बाद शक्ति प्रदर्शन भी अनिवार्य है ना, किस बलबूते, किस दम पे कर रहे हैं अपने स्वतंत्रता की घोषणा, क्योंकि ऐसा ही कोई कर देगा तो त्रिपुरी के कलचुरी तो इन पे आक्रमण कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, इस घोषणा को एक प्रमाण देने के लिए, है ना, इस घोषणा का प्रमाण देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए क्या करेंगे, ये सिक्के, क्या करेंगे, सिक्के, सोने के और चांदी के। ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन जारी कर रहा है यहाँ पे कलजुरियों में, सर्वप्रथम और फर्स्ट, है ना, सर्वप्रथम और सर्वाधिक, सर्वाधिक, है ना। क्यों क्यों कर रहा है भाई सर्वप्रथम और सर्वाधिक, क्योंकि इसको अपना शक्ति दिखाना है ना, शक्ति दिखाना है, बताना तो है ना कलचुरियों को, त्रिपुरी के कलचुरियों को बताना तो है कि दक्षिण कौशल में कौन बैठा है, जाजल प्रथम,
जो अब नहीं डरता किसी से, ना किसी की अधीनता स्वीकार करता है, वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। तो इसने सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम कलचुरी शासक है जाजलदेव प्रथम, जिसने सोने के सिक्के जारी किए और सर्वाधिक मात्रा में। और ये सोने के सिक्के थे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इसके एक और था, एक और क्या लिखा रहता था, श्री मज्जा जाजल, मज्जा पतंग वाला, मज्जा जाजल देव, श्री मज्जा जाजल देव, एक और लिखा रहता था। दूसरी ओर क्या लिखा रहता था, एक और तो श्री मज्जा जाजल देव लिखा रहता था, दूसरी ओर क्या लिखा रहता था, गज शार्दुल, गज शार्दुल ठाकुर वाला, गज शार्दुल, ठीक है। ये गज शार्दुल का मतलब क्या होता है, हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी, ठीक है, हाथियों का शिकारी। एक और क्या लिखा है, श्री मज्जा जाजल देव, दूसरी ओर क्या लिखा है, गज शार्दुल। गज शार्दुल का मतलब क्या होता है, हाथियों का शिकारी। ये समझ आ गया। एक जगह आपको एक और मीनिंग मिलेगा गज शार्दुल का, इन्होंने गंगवंशियों पर आक्रमण करके उनको पराजित किया था करके, गज शार्दुल, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको वो मिलेगा। ठीक, ये तो हो गई सोने के सिक्के की बात। चांदी के सिक्कों पे बस एक चीज मिलता है, चांदी के सिक्कों पे हनुमान जी की आकृति, हनुमान जी की आकृति या चित्र लिख लेना, हनुमान जी का चित्र मिलता है, ठीक है। जाजलदेव प्रथम की इतनी सारी चीजें देख लिए हम, अभी खत्म हुआ है क्या, नहीं बाबा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और रुको थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ये जो गज शार्दुल है ना, ये भी इनकी उपाधि थी, है ना, जो सिक्के पे लिखा हुआ है एक और, वो उनकी उपाधि भी है, इसीलिए तो लिखा है वहां पे। और इनकी अन्य उपाधियां क्या थी, महाराजा धीराज, और परमेश्वर, ठीक है। बोर हो गए क्या, कुछ नहीं होता, नल हो जाओ, ठीक है। उपाधि गज शार्दुल भी है, महाराजा धीराज भी है, परमेश्वर भी है। 3 लाइन बस बाकी है जाजल प्रथम का, बोर नहीं होना, ठीक है। चलिए अब देखो नाम क्या है, नाम क्या है इनका, जाजल प्रथम। तो ये कौन सा नगर बसाएगा, सोचो सोचो, जाजल देव प्रथम है ना, कौन सा नगर बसाएगा ये, जांजगीर, ठीक है। जांजगीर किसने बसाया, जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। जांजगीर किसने बसाया, जाजलदेव प्रथम ने, अपने नाम पे, जो जांजगीर चांपा हम अभी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या बनवाया, एक विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर। कोई जांजगीर चांपा के होंगे तो उनको पता होगा। और इसी विष्णु मंदिर का एक अन्य नाम क्या है, नकटा मंदिर, नकटा मंदिर। नकटा का मीनिंग क्या होता है बताओ तो, कोई कमेंट में बताना व्हाट्सएप करके। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर का अन्य नाम क्या है, नकटा मंदिर। कहाँ पे बन रहा है, जांजगीर में। किसके नाम पर नगर बसाया गया, जाजलदेव प्रथम। किसने बसाया, जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। वहाँ पे विष्णु मंदिर। ये क्या है, ये लाल तथा बलुआ पत्थर से बना हुआ है ना, लाल तथा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है। 2 चीजों से बना हुआ है, लाल पत्थर और बलुआ पत्थर से, ठीक। नगर भी बसा लिया इन्होंने। अब क्या करेंगे, जीत भी गए, सबको पराजित भी कर दिया। बाण वंश का एक मंदिर था ना, बाण वंश में विक्रमादित्य ने एक मंदिर बनाया था, किसी को याद आ रहा है, हाँ। पाली में, पाली का शिव मंदिर, उस समय मैंने बता दिया था, पाली का शिव मंदिर इन्होंने क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ये उसी समय मैंने बता दिया था, पाली के शिव मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, जिनका कार्यकाल था 870 से 895 ईस्वी, है ना,
उस समय उन्होंने निर्माण करवाया था। आगे चलकर 1100 के आसपास क्या कर रहे हैं यहाँ पे जाजलदेव प्रथम उसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गया। ठीक, अब ये जो पाली का मंदिर है ना, इसकी दीवार पे एक चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से, श्री मज्जा जाजल, ये तो जान ही चुके हो है ना, मज्जा जाजल श्री मज्जा जाजल देवस्य कीर्ति कीर्ति। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दीवार पे, श्री मज्जा जाजल देवस्य कीर्ति। ठीक है, तो ये समझ जानकारी किसकी थी, जाजलदेव प्रथम की थी। पूरी एक क्लास तो जाजलदेव प्रथम में चले गया। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करता हूं आगे से। जब इन्होंने सब जीत लिया है ना, भुजबल को भी हटा दिया, उसके बाद अनंतवर्मन चोड़गंग ने उसको वापस स्थापित कर दिया, तब तक से ये बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। तब तक से ये क्या हो चुके थे, बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। इनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ चुकी थी, कीर्ति में वृद्धि हो चुकी थी, शक्ति, पूंजी, साम्राज्य है ना, सारी चीजों में वृद्धि हो चुकी थी। तो इन्होंने सुअवसर देख के क्या किया, क्यों ना कि अभी त्रिपुरी के कलचुरियों से अलग हो जाए, उनकी अधीनता स्वीकार ना करे, क्योंकि अब हम अपने में इतने सक्षम हो चुके हैं कि अब अपना एक साम्राज्य आराम से उसको क्या कर सकते हैं, विस्तार भी कर सकते हैं, उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं, और उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, भविष्य में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्योंकि क्या है, आप अगर किसी के अधीनता में है, किसी के अधीन है, तो आपकी पूंजी आपकी नहीं है। अगर ये त्रिपुरी को अधीन रहते तो इनकी पूंजी इनकी रहती क्या, नहीं। इन्होंने जो साम्राज्य जीता था, जो क्षेत्र जीते थे, उनके रहते क्या, नहीं, वो कहीं ना कहीं त्रिपुरियों के रहते। तो इन्होंने इस चीज को समझा और अपनी भरपूर शक्ति जब इन्होंने पा ली है ना, धन की, क्षेत्र की, राज्य की, प्रजा की, है ना, और जब इनके साथ और भी इनके साथी राजा हो गए, तो इन्होंने क्या किया, अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और स्वतंत्रता को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि प्रदर्शन भी तो जरूरी है, तभी तो त्रिपुरी के कलचुरियों को पता चलेगा। इसने क्या किया, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, और उसमें अपनी गज शार्दुल एक उपाधि लिख ली, है ना, जो त्रिपुरियों के लिए क्या संदेश था, गंगवंशियों का अंत करने वाला, हाथियों का शिकारी। ठीक है, और श्री मज्जा जाजल देव ये उन्होंने छपवाया, और चांदी का जो सिक्का था उस पे क्या करवाया इन्होंने, हनुमान जी, वो भी तो शक्ति के प्रतीक है ना, हनुमान जी का चित्र उन्होंने अंकित करवाया। ठीक, उधर से अभी तक त्रिपुरी के कलचुरियों तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ तक हो गया। दो और अन्य उपाधियां क्या मिलती है, महाराजाधिराजा और परमेश्वर। इन्होंने अपने नाम से एक नगर बसाया जांजगीर, और वहीं पे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि लाल ईंट और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसका अन्य नाम नकटा मंदिर है। ठीक है, नकटा का अर्थ आप लोग मेरे को बताना। और पाली में जो शिव मंदिर विक्रमादित्य ने बनवाया था, इसका इन्होंने क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, और पाली के शिव मंदिर के दीवार पे श्री मज्जा जाजल देवस्य कीर्ति ये एक वाक्य लिखा हुआ मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे जाजल देव का कार्यकाल समाप्त होता है 1090 से 1120 ईस्वी। ठीक है, 1090 से 1120 ईस्वी। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आएंगे उनका क्या नाम रहेगा, कमेंट करके बताओ मेरे को। जाजल देव के बाद फिर से कौन आ जाएगा, मैंने क्या कहा है, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव। तो जाजलदेव द्वितीय के बाद प्रथम के बाद कौन आ जाएगा, यहां से आ जाएगा या आ जाएंगे, कौन है, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलेगा, कलचुरी है ना, क्योंकि मैं दोनों के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आपके वनडे एग्जाम और मेंस के एग्जाम के भी। क्योंकि अगर कभी क्लास नहीं हुई या कुछ भी रहा तो आपके पास वीडियो रहेंगे, है ना,
कि आप कभी भी देख सकते हो और हिस्ट्री नहीं बदलेगी, है ना। हिस्ट्री तो वैसा ही वैसा रहेगा, इसमें कुछ अपडेट होगा क्या? नहीं, क्वेश्चंस जुड़ेंगे जो कि कुछ कुछ ही जुड़ते हैं और जो कि इतनी जल्दी एग्जाम में नहीं आते। जो मोटी मोटी चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा ही आते रहता है ना। ठीक, तो आगे आज की क्लास का टाइम हो गया है, जो ख़त्म होने का समय है, ठीक है। आगे का हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो बताना। किसी ने मेरे को मैसेज किया था, है ना, वो दिल्ली में है, तो नोट्स के बारे में कल अहमद सर ने आप लोग से पूछा था कि कौन कौन बना रहा है करके। तो पेज अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो जो भी आसपास जो स्कूल होंगे, है ना, जिनके भी जानकारी में जो भी स्कूल होगा, वो लोग को मालूम रहता है कि पेज कहाँ से आता है, ठीक है। तो जहाँ से आता है आप लोग वहाँ से कांटेक्ट करके इकट्ठे ले सकते हो। उसको थोड़ा थोड़ा लोगे तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, तो आप इकट्ठा ले लेना ताकि आप नोट्स बनाते रहो। और अगर कोई अभी नोट्स नहीं बना रहा है, बाद में बनाने का सोच रहा है, तो एकाएक बहुत सारा हो जाएगा नोट्स बनाने का, तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं लिख पाओगे। और नोट्स में कहानी को नहीं लिखना है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाना है ना, एकदम शॉर्ट में बनाना है। कहानी को याद रखना है, अपने मन से कहानी बनानी है, ठीक है, उसको याद रखने के लिए। लेकिन नोट्स आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। ब्रेल लिपि से बना रहे हो तो भी शॉर्ट फॉर्म में बनाओगे, पूरी की पूरी कहानी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत होगा कुछ भी तो मैसेज करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट आप सबको।